वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल। आज हम बात करेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड्स या जो आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं और इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। जो लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का वो भी किसी पर्पस के लिए होता है और जो गेन होता है वो भी किसी पर्पस के लिए होता है। पर्पस क्लियर है, स्टेबिलिटी अचीव करना, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। लेविस स्ट्रक्चर का हमने एक और इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला हुआ है जहाँ पर हमने देखा है कि लेविस स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से बनाते हैं। तो आपने अगर नहीं देखा है, अगर आपको कोई डाउट है तो वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम अगला वीडियो और पोस्ट करेंगे जहाँ पर हम बताएंगे एनर्जी इंटरेक्शंस कैसे कैसे होते हैं जब कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता है। देखिए, आयनिक कंपाउंड में एक कैटाइन की ज़रूरत होती है और एक एनाइन की। तो कैटाइन के केस में क्या होता है, जो एटम है जो कैटाइन फॉर्मेशन कर रहा है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जैसी इसकी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या करेगा, उसको लूज़ करेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी का फ्लो होता है सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में। मतलब सिस्टम हमारा एटम हो गया है, सराउंडिंग हमारा आउटसाइड द एटम हो गया है। उसी के साथ साथ जो एनाइन होता है, एनाइन में हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इंट्रोड्यूस करना होता है। तो यहाँ पर भी जब हम इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुछ एनर्जी फ्लोज होते हैं। उस एनर्जी फ्लोज को हम इसके अगले वीडियो में कवर करेंगे जहाँ पर हम डिटेल में उसकी एनालिसिस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है बॉर्न हेबर साइकिल, या जिसको हम डिटेल में लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी कहते हैं ड्यूरिंग दी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो वो उसके बाद अगली एक सीरीज़ आएगी। तो अगर आप लेविस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और पूरी तरीके से जेई और आईआईटी के या नीट की फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये चारों वीडियोस देखने चाहिए, जिससे कि आपको ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो कवर हो जाएगा। सीरीज़ का नाम है केमिस्ट्री फॉर यू। नाम है मेरा अनीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां पर हम बात करते हैं फाउंडेशन की। स्पेशली हमारा जो फोकस रहता है वो केमिस्ट्री के ऊपर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम केवल और केवल एक एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने लिया है सोडियम क्लोराइड NaCl मॉलिक्यूल। NaCl मॉलिक्यूल जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी आयनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए जो एटम्स उनमें इन्वॉल्व हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जो भी 9th और 10th के स्टूडेंट हैं उनको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी चाहिए, 2 और 8 और 1। और क्लोरीन के केस में इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो ये हो जाएगा 2, 8 और 7। देखिए, एटलीस्ट आपको 40 तक जो है पूरी तरीके से एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए एलिमेंट्स के साथ, और वो भी एक सीक्वेंस में याद होने चाहिए। वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। सोडियम के केस में अगर हम 11th-12th के आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से लिखनी चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 और 8 और 1 11 हो गए, 2 2 4 और 6 10, ये हो जाएगा 3s1। क्लोरीन के केस में इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप 11th-12th में तो आप जानते होंगे कैसे लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6। देखिए 2 2 8 और 8 कंप्लीट होता है और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3s2, 3p5। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो यहाँ पर भी थर्ड हमारी शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये हमारी थर्ड शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो क्या होगा, सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो आप देखिए इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, नियॉन की है। और नियॉन एक नोबल गैस है। तो जितने भी एटम जो आयनिक कंपाउंड बनाने में बिलीव करते हैं उनका मेन पर्पस होता है कि वो किसी तरीके से नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करें। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन जो ये रिलीज़ करेगा, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 और 8। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, आर्गन की है।
तो अब क्या होगा, सोडियम जो है एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की अचीव कर रहा है, आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की अचीव कर रहा है, सॉरी क्लोरीन जो है वो आर्गन की अचीव कर रहा है। चलिए अब इसको देखते हैं। अब सोडियम क्या करता है, ये रहा सोडियम। सोडियम क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ये रहा। क्लोरीन क्या कर रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। क्लोरीन इसी इलेक्ट्रॉन को जो इसने लूज किया है, क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को लिया है और इसने क्या बना लिया, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके एक एनाइन बना लिया। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 और Na+ हो जाएगा 2 और 8। क्लोरीन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 और ये बाद में हो जाएगा 2 8 और 8। तो यहाँ से भी इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेन पर्पस क्या है, स्टेबिलिटी अचीव करना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। तो Na क्या कर रहा है, ये है कैटाइन, ये है कैटाइन, तो कैटाइन ये बना रहा है और Cl- ये होता है एनाइन। एनाइन बनते हैं गेन करके और कैटाइन बनते हैं लूज करके। ये Na+ Cl- के साथ जुड़ेगा, ये क्या बनाएगा आपका NaCl। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा। और एक और ख़ास बात यहाँ पर, जब भी हम इस तरीके से कंपाउंड्स लिखते हैं तो हमने क्या लिखा, NaCl, तो पहले हमेशा कैटाइन लिखा जाएगा, पहले हमेशा कैटाइन लिखा जाएगा और बाद में जो है वो एनाइन लिखा जाएगा। ये IUPAC का रूल है, कैटाइन पहले लिखे जाते हैं, एनाइन जो है वो बाद में लिखे जाते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड का CaF2। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 20, तो ये हो जाएगा 2882, ठीक है। 2 और 8 10 और 8 18 और 2 20। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं तो यू प्रेफर कि आप ये वाली कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करें। तो 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक 10 हो जाते हैं, हमें कितने चाहिए, 20 चाहिए, तो 2s2 2p6, इसके बाद हो जाएगा 3s2 3p6, तो 2 2 4 और 6 10, 10 और 6 और 2 8 18 और ये मेरे पास मिलेगा 4s2। आउटर मोस्ट शेल है 4, इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 2। फ्लोरीन पर आते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो ये हो जाएगा 2 और 7 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से भी लिखी जा सकती है 1s2 2s2 2p दिखेगा 2 और यहाँ पर चाहिए 7, तो 2 ऑलरेडी सेकंड शेल में हो गए s ऑर्बिटल में और यहाँ पर आ जाएंगे 5। तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है या आउटर मोस्ट शेल में जो p ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो कैल्शियम क्या करेगा, अपने ऊपर 2+ चार्ज बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। और फ्लोरीन क्या करेगा, 2 फ्लोरीन के एटम से देखिएगा, 2 फ्लोरीन के एटम से यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लोरीन लेगा और ये बना देगा आपका, सॉरी मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन बना देगा, तो ये हो जाएगा 2F-, ठीक। इस तरीके से क्या होगा, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से शो करना चाहते हैं तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ शो कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर देता हूँ। और फ्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो फ्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 3 4 5 6 और 7। ये कैल्शियम अपना इसको लूज़ कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इधर ये लूज़ कर देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम 2+ और यहाँ पर जो है F- और यहाँ पर F-, ठीक। देखिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा किसी कैटाइन के ऊपर वो बैलेंस होना चाहिए एनाइन के ऊपर, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। तो जितना किसी भी आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। जो जो कंपाउंड बनेगा वो ओवरऑल कंपाउंड जो होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बनता है वो बनता है CaF2, कैटाइन पहले लिखा है, एनाइन बाद में लिखा है। ये रूल है IUPAC का, कैटाइन को पहले लिखा जाएगा,
नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास हो गया 8, तो ये हो जाएगा 2, 8, 2 और ये हो जाएगा 2 और 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3s2। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के केस में 2 और 6 तो 1s2, 2s2, 2p देखिएगा 2 और 6 8, तो 2 ये और 4 ये 2p4। तो आउटर मोस्ट और शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सेकंड शेल देख लीजिए यहाँ से, सेकंड शेल के 2 ऑर्बिटल हैं s और p, तो 2 s में आ गए और 2 हमारे किस में आ गए हैं, 4 हमारे किस में आ गए, p में। अब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए मैग्नीशियम जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये बना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये बना दिया। और ऑक्सीजन के केस में क्या है, आपके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज़ कर देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज़ कर देगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा Mg2+ आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज 2- आ जाएगा। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, MgO। देखिए पॉजिटिव चार्ज 2 हैं, नेगेटिव चार्ज 2 हैं, तो 2 और 2 नेट जो चार्ज होना चाहिए किसी भी आयनिक कंपाउंड पर जो 0 होना चाहिए। देखिए कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। अगर मान लो कंपाउंड पे कोई चार्ज आ जाता है तो वो पॉली एटॉमिक आयंस हम इनको बोलते हैं, ठीक है, तो वो उसका भी लेविस स्ट्रक्चर अलग बनता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, MgBr2। मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 25। तो मैग्नीशियम के केस में आप लिखेंगे 2, 8, 2 या फिर 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2, ठीक। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन के केस में हो जाएगा 2, 8, 8, 8, 8, 16 और 2, 18 और हमें चाहिए 25, तो 7 ये हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखिए 2 और 8 10 और 8 18, 7 और हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4s2, 4p5। तो आउटर मोस्ट शेल जो हमारी क्या है, n = यहाँ पर 4 है, ठीक। तो फोर्थ शेल में कितने हो गए हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैग्नीशियम के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में, और ब्रोमीन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और ब्रोमीन के 2 एटम्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर दूसरा एटम बना दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैग्नीशियम ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, ये कर देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2+ और यहाँ पर आपका ब्रोमीन माइनस, और ब्रोमीन माइनस के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, जिससे कि आपको क्या बन जाएगा, MgBr2, इस तरीके से। सो आई होप आपको ये आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, लेविस स्ट्रक्चर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी Na2S का और इसके बाद एक और है, आप उसको भी CaS का ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ Na2S, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिएगा Na के 2 एटम हैं और सल्फ़र का 1 एटम है, तो सोडियम यहाँ रखा जाएगा, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो ये हो जाएगा 2, 8, 1। सल्फ़र के केस में हो जाएगा एटॉमिक नंबर 16, तो ये हो जाएगा 2, 8 और 6। तो सल्फ़र का 1, 2, 3, 4, 5, 6। सोडियम के केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 सोडियम का ये रहा, 1 ये रहा, तो सोडियम क्या करेगा, 1 इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा Na+ सल्फ़र और Na+। यहाँ पर सल्फ़र के ऊपर 2- चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव इसका, 1 पॉजिटिव इसका, 2 नेगेटिव इसके। एटम हो गया जो है, एक कैटाइन ये एटम है, एक कैटाइन ये है, एक एनाइन ये हो गया, लेकिन एनाइन के ऊपर 2 नेगेटिव है। ओवरऑल मॉलिक्यूल बनेगा, वो बनेगा Na2S। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, कैटाइन पहले लिखा जाएगा, कभी भी SNA2 नहीं लिखेंगे।
ये गलत है, कैटाइन को पहले लिखा जाएगा, एनाइन को बाद में लिखा जाएगा। जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो भी इसी तरीके से हम जो है इसको ध्यान रखते हैं, राइट। तो चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली कैल्शियम के केस में क्या करेंगे, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 2, 8, 8 और 2, और सल्फर के केस में 16, तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम 2+ बनाएगा और सल्फर के ऊपर चार्ज 2- होता है। इस तरीके से जो है वो कंपाउंड बन जाएंगे। देखिए हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं, अगर आप पीछे से एनालाइज करें, मैं फिर से पहले एग्जाम्पल से चलता हूँ। पहले एग्जाम्पल से जब आप इसको एनालाइज करेंगे, सोडियम हमको ग्रुप 1 में मिलता है, सोडियम ग्रुप 1 में, और क्लोरीन आपको मिलेगा ग्रुप 17 में, जिनको हम हेलोजन्स बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम हमको मिला है किस में, ये आपका ग्रुप 2 का एग्जाम्पल है, और फ्लोरीन जो है फिर से आपका हेलोजन या फिर आपका ग्रुप 17 में आ गया है। अगला देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 में है, ऑक्सीजन जो है वो आपका आ जाएगा ग्रुप, ये होता है 2, 8, 16, तो 14, 15, 14 में कार्बन है, तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ठीक, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 17 और 16, ठीक है ना। तो 2, 8, 6, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 16th ग्रुप में। अब मैं आपको एक थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा जजमेंट देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप कहीं भी देखिए, जितने भी कैटाइन हैं, जितने भी कैटाइन हैं, पीछे चलेंगे, जितने भी कैटाइन हैं सब कहाँ हैं, पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं, और जितने भी एनाइन हैं वो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड से आ रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो भी लेफ़्ट साइड में है वो क्या, कैटाइन बनाना प्रेफर करते हैं, और पीरियोडिक टेबल के जो राइट साइड में है वो एनाइन बनाना प्रेफर करते हैं। और अगर आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हैं, वो कैसे हैं, एल्कली मेटल्स हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो दोनों ही मेटल की कैटेगरी हैं। अगर आप इधर चलेंगे कार्बन के आगे, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन पे चलेंगे, तो ये जो आते हैं वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो नॉन मेटल जो है वो एनाइन बनाते हैं, और मेटल्स जो होते हैं वो कैटाइंस बनाते हैं। पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा, जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करता है। तो लेफ़्ट टू राइट जब आप चलेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कभी कन्फ्यूज़न हो जाए तो आप थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगाइएगा कि जो भी एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल के किस तरफ आ रहा है, किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ से आपको एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई ये कैटाइन बनाएगा कि एनाइन बनाएगा। अगर लेफ्ट साइड में है तो कैटाइन बनाना प्रेफर करेगा, लूज़ करना प्रेफर करेगा, और अगर राइट साइड में है तो एनाइन बनाना प्रेफर करेगा। और बीच में आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो हम कभी डिस्कस करेंगे, जो है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। उनकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब कभी +2, कभी +3, कभी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब है, जो 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता, जो चार्ज होता है हम उसी को जो है आगे चल के ऑक्सीडेशन स्टेट से रेफ़र करने लग जाते हैं। सो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, जहाँ पर हमने बात की है लेविस स्ट्रक्चर की आयनिक कंपाउंड्स के। इसके बाद जो हमारा वीडियो है जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे एनर्जी इंटरेक्शंस की, जहाँ पर जो भी आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे केवल और केवल इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इतना आसान, जितनी आसानी से हम बता देते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये इतना आसान नहीं होता है। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर के बॉन्ड्स बनाते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। अब जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो सारे एटम्स को यही बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे एटम्स जो हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं। केवल और केवल इसके पीछे का जो रेस्ट्रिक्शन है वो एनर्जी से आता है, क्योंकि एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आयनिक कंपाउंड बनाने में या कोवैलेंट कंपाउंड बनाने में। तो एनर्जी के फिनोमेना को या एनर्जी के रिलेशन को हम अगले वीडियो में समझेंगे, जो इसके अगला वीडियो आएगा इसी सीरीज़ में। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।